नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 16। इसके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग ये है और यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। वो वर्ग कौन कौन से हैं? जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग, यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो इन वर्गों के संबंध में जो विशेष उपबंध दिए गए हैं भारतीय संविधान में भाग 16 में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342, ये सभी आर्टिकल भाग 16 में हैं जो कि संबंधित हैं इन विशेष वर्गों के लिए, जिसमें विशेष उपबंध यहाँ पे दिया गया है इन वर्गों के लिए। तो इसमें हम भाग 16 डिटेल्स में पढ़ेंगे 330 से लेकर 342 तक। और साथ साथ दोस्तों हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में भी डिटेल्स में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों ये आपके आगामी एग्जाम के लिए होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले दोस्तों हम एक बार जो संवैधानिक प्रावधान दिया गया है इन वर्गों के लिए, जो विशेष उपबंध है भारतीय संविधान में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इन आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, और उसके बाद में आपको एससी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग और ओबीसी आयोग के बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से उन आयोगों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, किस प्रकार से उनका गठन किया जाता है, उनकी संरचना क्या होती है, उनकी शक्तियां क्या होती है, ये सभी चीजें हम जानेंगे। तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 ये सभी आर्टिकल भाग 16 में शामिल है। भाग 16 किससे संबंधित है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है भाग 16। इसमें जो पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 330, यह कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। देखो, लोकसभा में ओबीसी को आरक्षण नहीं है, एससी और एसटी यानी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की आरक्षण की बात की गई है लोकसभा में। अभी आरक्षण कितना होगा? तो ये आरक्षण होगा जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। 331 कहता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। तो एंग्लो इंडियन आपने सुना होगा, तो एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व, इसके लिए प्रावधान था अनुच्छेद 331 में। लेकिन इसे अब क्या किया जा चुका है? हटाया जा चुका है, यानी निरस्त किया जा चुका है। निरस्त किया जा चुका है कौन से? संविधान संशोधन के माध्यम से। यह महत्वपूर्ण है। तो 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से दोस्तों एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया जाता है, एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रतिनिधित्व था, जो आरक्षण था लोकसभा में, जो आरक्षित सीटें थी, उसे समाप्त किया जा चुका है। 331 कहता था कि यदि कोई एंग्लो इंडियन सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आ रखा है लोकसभा में, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। तो कितने? 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, हटाया जा चुका है 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से। 104वां संविधान संशोधन 2019 क्या था? तो इसके माध्यम से जो लोकसभा में आरक्षण था उसको बढ़ाया गया है। तो देखो यहाँ पे एससी और एसटी का तो बढ़ाया जा चुका है 2030 तक, अगले 10 वर्ष के लिए। लेकिन एंग्लो इंडियन का नहीं बढ़ाया गया है, इसको यहीं पर समाप्त किया गया। 2019 तक ये था, लेकिन उसके बाद 2020 से ये नहीं है, यानी इसको 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से समाप्त किया जा चुका है। और अब एंग्लो इंडियन के किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आप समझ गए यहाँ पे। उसके बाद अनुच्छेद 332। तो अनुच्छेद 330 और 331 जिस प्रकार से, उसी प्रकार से अनुच्छेद 332 और 333। अनुच्छेद 330 और 331 लोकसभा के लिए था, और 332 और 333 है राज्य विधानमंडल के लिए। तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें एससी और एसटी के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं जनसंख्या के अनुपात के अनुसार। और 333 कहता है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा। और इन आंग्ल भारतीय, इन एंग्लो इंडियन का को मनोनीत कौन करता था? तो राज्यपाल के द्वारा ये मनोनीत किए जाते थे। लेकिन अब इसे भी
समाप्त किया जा चुका है। कि संविधान संशोधन के माध्यम से 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से राज्य विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था उसको समाप्त किया जा चुका है। तो यहां तक स्पष्ट रूप से दोस्तों आपको समझ में आ गया। उसके बाद है अनुच्छेद 334, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की समय सीमा। यानी जो भारतीय संविधान में ये स्थानों के आरक्षण की बात की गई है या विशेष प्रतिनिधित्व की बात की गई है, इसकी समय सीमा क्या है, यानी कब तक ये बना रहेगा। तो देखो, जब मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें ये स्पष्ट रूप से था कि संविधान के प्रारंभ से लेकर अगले 10 वर्ष तक, यानी जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो तब से लेकर, यानी संविधान के प्रारंभ से लेकर 10 वर्ष तक ये आरक्षण लागू रहेगा। ये जो स्थानों का आरक्षण है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में। लेकिन फिर समय समय पर इसको आगे बढ़ाते गए और पिछले अगर हम बात करें 2019 में, जब ये 104वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में, तो क्योंकि देखो ये था 2020 तक, फिर ठीक है, फिर इसको बढ़ाते गए और ये था अंतिम, इसकी सीमा थी 2020 तक। और फिर 104वां संविधान संशोधन लाया गया 2019 में और इसे अगले 10 वर्ष तक बढ़ाया गया, यानी 2030 तक ये आरक्षण इसी प्रकार से रहेगा। अगर इसको बढ़ाना होगा आगे तो फिर इसे आगे संविधान में संशोधन लाके इसको फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे देखो 2020 में या 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन लाया गया, तो उसमें एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय समुदाय को जो आरक्षण दिया जाता था, जो उनके लिए सीटें रिजर्व थी, इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन SC ST के लिए जो सीटें आरक्षित है उसको लगातार अभी आगे बढ़ाया जा चुका है अगले 10 वर्षों के लिए। यानी संविधान के प्रारंभ से लेकर अब है ये अगले 80 वर्षों के लिए। क्योंकि देखो 1950 में संविधान प्रारंभ हुआ था, लागू हुआ था, प्लस 80 वर्ष, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 2030। तो 2019 में ये अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और उसमें लिखा गया है कि संविधान के प्रारंभ से लेकर 80 वर्षों के लिए, क्योंकि 80 वर्षों का मतलब क्या है, 2030 तक, 1950 से लेकर 2030 तक। तो इस प्रकार से 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से SC ST के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के प्रारंभ से अगले 80 वर्षों तक, यानी 2030 तक बढ़ाया गया है। लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय जो प्रतिनिधित्व था, जो आरक्षित सीटें थी, इसके लिए उसे समाप्त किया गया। और ये सब किया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से। उसके बाद अनुच्छेद 335 क्या कहता है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, जैसे केंद्र सरकार की हो गई UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य की सरकारों की जो सार्वजनिक सेवाएं हो गई जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, तो इस पर आरक्षण का इतना प्रभाव ना पड़े, अर्थात प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अर्हता या जो प्रोन्नति है उस पर छूट दे सकते हैं। लेकिन जो प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ शक्तियां दी गई हैं। 335 कहता है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। यानी कुछ इस प्रकार, देखो आरक्षण तो आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण के नाम पर बिल्कुल आप किसी ऐसे व्यक्ति का को वहां पे आरक्षण दे रहे हैं या उसका सिलेक्शन कर रहे हैं जो बिल्कुल उस पद के लायक ही नहीं है। देखो भले यहाँ पे अर्हता पर कुछ आप छूट दे सकते हैं या कुछ अन्य चीजों पर छूट दे सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सीधे वहां पे उसको बिना किसी योग्यता के आपने क्या कर दिया, वहां पे सिलेक्ट कर दिया। यानी दक्षता बनाए रखना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, जो उसकी सार्वजनिक सेवाएं हैं उन पे उसे प्रशासन की दक्षता बनाए रखना है। तो ये कहता है 335। 336 कहता है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 336 यानी कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को आरक्षण देना। 337 कहते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। यानी जो आंग्ल भारतीय समुदाय था ये अपने स्कूल यूनिवर्सिटी खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 337 कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, शैक्षिक अनुदान के लिए उन्हें विशेष उपबंध का जो प्रावधान है वो 337 में है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट देखो कहां तक था, इंपॉर्टेंट एक तो ऊपर के 4 है, 330, 31, 32, 33। ठीक है, 34, 35 भी आप समझ सकते हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है 338 और
338 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में कहा गया है। देखो अभी तक हमने क्या देखा, 330 में देखा हमने कि राष्ट्रीय 330 में देखा हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में जो आरक्षित सीटें उनके लिए प्रावधान की गई है। उसी प्रकार से हमने 333 में क्या देखा, 333 में हमने राज्यों की 332 में, ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। लेकिन 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, यानी जो अनुसूचित जाति है उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो आयोग है उसका प्रावधान है अनुच्छेद 338। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये एक संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक आयोग है, ये गैर संवैधानिक नहीं है बल्कि संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। 338 का जो क्लोज का है, 338 में एक और खंड जोड़ा गया 338 का, और इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी आयोग। अभी इसके बारे में आगे मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। एससी आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग और शेड्यूल ट्राइब्स आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, और 338 के खंड का में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में प्रावधान। इनके बारे में अभी हम आगे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम एक बार सभी आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 339 से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, यानी संघ लगातार इस पर नजर रखेगा कि जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन है या अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में जो प्रशासन ठीक से काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो इन सभी का जो नियंत्रण है वो संघ के पास है। 340 कहता है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 340 कहता है कि पिछड़ा वर्ग यानी जो जिसे हम कहते हैं ओबीसी, बैकवर्ड जो कास्ट है, ठीक है, तो जो पिछड़ा वर्ग है उसकी दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति क्या करेगा, ओबीसी जो वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी दशाओं के लिए, किस प्रकार से वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, किस प्रकार से वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उसका अन्वेषण करने के लिए किसी आयोग की नियुक्ति करेगा, एक आयोग की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और अब ओबीसी आयोग की भी नियुक्ति की जा चुकी है। किस प्रकार से इसका इतिहास रहा, इसमें हम कार्यपालिका आयोग, मंडल आयोग के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करेंगे अभी, क्योंकि अभी मैं आपको पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में डिटेल्स में अध्ययन कराने वाला हूं इसी लेक्चर में। तो ये 340 अनुच्छेद आपको नोट करना है। उसके बाद 341 और 342 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में। देखो हमने देख लिया कि स्थानों का आरक्षण है लोकसभा और विधानसभा में। हमने आयोग भी देख ले, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। लेकिन ये अनुसूचित जाति कौन होंगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो एससी जो जाति, जो अनुसूचित जाति है, तो राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी घोषित कर सकता है। अनुसूचित जाति कौन होंगी इसका निर्धारण, इसको कौन घोषित करेगा? तो इसको घोषित करेगा राष्ट्रपति। उसी प्रकार से जो अनुसूचित जनजाति होंगी, जो एसटी जो यहाँ पे हैं, ये अनुसूचित जनजातियां हैं, ये कौन होंगी? तो इसे भी घोषित कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है अनुच्छेद 341 और 342 के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर संसद का नियंत्रण है। संसद चाहे तो राष्ट्रपति ने जिन जातियों को घोषित कर सकता है उसे हटा भी सकता है। तो ये शक्ति है संसद के पास एससी और एसटी के संबंध में। तो अनुसूचित जातियां कौन हैं, अनुसूचित जनजातियां कौन हैं, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 341 और 342 में। तो 341 और 342 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति यानी एससी से संबंधित, और 342 से यहाँ पे एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से संबंधित। तो जो भी संवैधानिक प्रावधान था भाग 16 में, वो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई है, 331 समाप्त हो चुका है। 332 में विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई है। 334 में स्थानों की आरक्षण की जो समय सीमा है, जैसे कि अब 2030 तक इसे बढ़ाया गया अगले 10 वर्षों के लिए, यानी संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष तक के लिए, यानी 2030 तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। उसके बाद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए आयोग होना चाहिए। 338 का खंड का है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग होना चाहिए। 341 में राष्ट्रीय अनुसूचित
जाति की बात की गई है, जबकि 342 में अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। तो ये सारे संवैधानिक जो उपबंध थे, जो आर्टिकल थे, वो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सभी जो आयोग हैं पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग, जिसमें सबसे हम पहले बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। जो विशेष वर्ग के आयोग है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एससी भी कहा जाता है। एससी आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 338 में मिलता है। यहाँ पे देखो 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 338 में। क्या कहता है अनुच्छेद 338? तो राष्ट्रपति एससी व एसटी के कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है। अब देखो इसकी नियुक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों भारतीय संविधान में आरक्षण की बात की गई है और क्यों भारतीय संविधान में कहा गया कि एससी एसटी के कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने इतिहास में देखें या समाज में देखें, तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान कहता क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही ये उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, कि भारत का जो हर व्यक्ति है उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात करता है भारतीय संविधान में। लेकिन फिर यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको समाज ने बहुत ज्यादा क्या किया, प्रताड़ित किया, बहुत ज्यादा उन पर अत्याचार किया। उसी प्रकार से आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, और इन दोनों में जब पिछड़ रखे हैं तो राजनीति में तो वो कहीं दिखते ही नहीं है, राजनीतिक रूप से भी वो पिछड़ रखे हैं। इसलिए भारतीय संविधान में उपबंध किया गया, भाग 16 लाया गया, और इसमें इनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से न्याय दिलाने के लिए, या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से इन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो अब आप समझते होंगे कि ये भाग 16 क्यों आए संविधान में। तो भाग 16 का अनुच्छेद 338 कहता है कि राष्ट्रपति एससी व एसटी के कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यानी संविधान, जो मूल संविधान था, जब संविधान का प्रारंभ हुआ तो उसमें सिर्फ ये बात कही गई थी कि एससी एसटी के कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे अभी आयोग की बात नहीं की गई है मूल संविधान में। तो इसलिए मूल संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में प्रावधान नहीं था। केवल प्रावधान क्या था कि राष्ट्रपति एससी एसटी के कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। उसके बाद दोस्तों वर्ष 1978 में सबसे पहले यहाँ पे आता है 1978। इस समय कैबिनेट प्रस्तावों द्वारा एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में एससी एसटी आयोग की स्थापना की गई। तो एससी एसटी आयोग की स्थापना की गई, एससी एसटी आयोग की स्थापना। लेकिन ये अभी क्या है, गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक, क्योंकि ये अभी किसने लाया, कैबिनेट ने प्रस्ताव लाया है, इसको संविधान में अभी शामिल नहीं किया गया है, संवैधानिक रूप से इसे मान्यता नहीं दी गई थी। तो गैर संवैधानिक आयोग एससी एसटी आयोग की स्थापना की गई 1978 में, लेकिन उस समय ये गैर संवैधानिक आयोग था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो बने भोला पासवान शास्त्री। उसके बाद दोस्तों 65वां संविधान संशोधन 1990 में लाया गया। भारतीय संविधान में 65वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 65वें संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से जो राष्ट्रीय जनजाति व जो राष्ट्रीय जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, इसे संवैधानिक रूप दिया गया, संवैधानिक रूप दिया गया। लेकिन अभी क्या है, देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एससी एसटी के कल्याण हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, यानी एससी एसटी आयोग, एससी एंड एसटी आयोग, ये पहले क्या है, एक ही है। अभी ये अलग नहीं, अभी ये दोनों एक ही है। 65वां जब संविधान संशोधन 1990 लाया गया तो एससी एसटी आयोग यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जा चुकी है 1990 में।
लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया है कि इस आयोग के पास बहुत सारा काम बढ़ रहा है ये दोनों के लिए, क्योंकि अभी ये दोनों के लिए काम करता है। SC ST आयोग इसका नाम है, लेकिन अब इसे हम अलग अलग करेंगे। 1990 में जब इसे संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई तो एक ही आयोग था SC के लिए भी और ST के लिए भी, जिसे कहते थे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। लेकिन फिर 89वां संविधान में संशोधन लाया गया 2003 में, और SC ST जो आयोग था इसे पृथक पृथक कर दिया गया। 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया। तो SC आयोग और फिर ये हो गए ST आयोग, यानी इनको दो पृथक पृथक कर दिया गया है। SC आयोग अलग और ST आयोग अलग, किसके माध्यम से? 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। तो अभी हम यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में यानी SC आयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो SC आयोग, अगर हम इसकी संरचना की बात करें, ठीक है, ये प्रावधान में कब आया? फरवरी 2004 में ये फिर अस्तित्व में आया। तो फरवरी 2004 से अलग SC आयोग बना और अलग ST आयोग। तो पहले हम यहाँ पे SC आयोग यानी शेड्यूल जो कास्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें टोटल 5 सदस्य ये आयोग है। 5 सदस्य होते हैं इसमें, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और इसमें 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य क्या है इसका? तो इसका कार्य है अनुसूचित जाति यानी SC के हितों की रक्षा करना। अनुसूचित जाति यानी SC के हितों की रक्षा करना। कोई भी योजना आ रही है या कुछ भी अगर लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो क्या वो जो अनुसूचित जाति वर्ग है, क्या उसको फायदा मिल रहा है उससे, या उसके हितों की रक्षा हो रही है नहीं हो रही है, या क्या उसका शोषण तो नहीं किया जा रहा है? तो ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। और इस आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है राष्ट्रपति को। जो इस आयोग की रिपोर्ट होती है वो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, और फिर राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर दोनों सदनों के समक्ष इसे पेश किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको अनुसूचित जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से 1990 में जब इसे संवैधानिक मान्यता दी गई तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये दोनों एक ही थे, जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कहा जाता। लेकिन फिर 2003 में इसे पृथक किया गया, अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना और अलग रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना। तो अब हम यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब ST के बारे में, हम ST जो आयोग है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये है यहाँ पे राष्ट्रीय जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो ये आयोग है इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 338 के खंड का में, और अनुच्छेद 338 खंड का कब जोड़ा गया? 89वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। क्योंकि पहले आर्टिकल 338 में उल्लेख था दोनों का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के बारे में, लेकिन 89वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। यहाँ मैंने आपको ऊपर बताया था 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, और इसमें अनुच्छेद 338 में खंड जोड़ा गया जिसे कहा गया अनुच्छेद 338 का खंड का, और इस खंड का में उल्लेख मिलता है राष्ट्रीय जनजाति आयोग का, यानी राष्ट्रीय जनजाति आयोग को शामिल किया गया 338 के खंड का में, और फरवरी 2004 में ये अस्तित्व में आया। ठीक है, उससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि ये SC आयोग और ST आयोग एक ही था। संरचना की अगर बात करें तो इसमें भी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और इसमें भी 3 सदस्य होते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल तो वैसे राष्ट्रपति डिसाइड करता है, लेकिन सामान्यतः इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष। यहाँ पर भी जो इनका भी इसका भी जो कार्यकाल है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 3 वर्ष, लेकिन डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। सेवा, शर्तें, कार्यकाल ये सभी डिसाइड करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रीय जनजाति आयोग का भी और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी। यहाँ पर वही है कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो कमीशन है,
ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति फिर इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। दोनों आयोग के बारे में डिटेल्स में अध्ययन कर लिया है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसलिए इसको ओबीसी भी कहा जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी इसे कहा जाता है। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है इसे क्या कहा जाता है? अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इस आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, इस आयोग के बारे में सबसे पहले प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 340 में। वैसे जो अब है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये अभी अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 338 के खंड खा में है, ये खा में इसका उल्लेख है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। लेकिन इतिहास का प्रारंभ होता है अनुच्छेद 340 से। अनुच्छेद 340 में है कि पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। यानी जो पिछड़ा वर्ग है उसकी दशा किस प्रकार से, उसके अन्वेषण के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। किस आधार पर? तो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से। यानी 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति की जांच और उनकी समस्याओं को दूर करने की अनुशंसा से एक आयोग का गठन करेगा। तो पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, यह प्रावधान था अनुच्छेद 340 में। और इसी आधार पर फिर एक आयोग का गठन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, और इस आयोग का नाम था काका कालेकर आयोग। तो काका कालेकर आयोग जो कि पहला पिछड़ी जाति आयोग है। प्रश्न बन सकता है कि पहला पिछड़ी जाति आयोग या पिछड़ी जाति के लिए जो आयोग गठित किया गया उसका नाम क्या था या कौन सा आयोग था? वो था काका कालेकर आयोग। इस आयोग की स्थापना या गठन किया गया 1953 में। इसके अध्यक्ष थे काका कालेकर और इसलिए इसको काका कालेकर आयोग भी कहा गया। इस आयोग ने क्या किया? तो इस आयोग ने अध्ययन किया सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको किस प्रकार से उनकी समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाए, उनकी स्थिति की जांच की इस आयोग ने। और इस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में क्या था कि सभी स्त्रियों को ओबीसी में रखा जाए, यानी जो पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग तो देखो जैसे एससी और एसटी वर्ग कौन सा होगा, एससी एसटी जाति कौन सी होगी, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार से ओबीसी कौन होंगे, ओबीसी में हम किसे शामिल करेंगे? तो ओबीसी में देखो बेस तो यही है कि सामाजिक और जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं। तो काका कालेकर आयोग ने कहा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो स्थिति है 1950 और 60 के दशक में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार से ही वो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है और शैक्षिक दृष्टि से भी वो पिछड़ी हुई है। इसलिए सभी स्त्रियों को ओबीसी में, सभी महिलाओं को ओबीसी में रखा जाए। तो प्रश्न बनता है कि किस आयोग ने महिलाओं को ओबीसी में, सभी महिलाओं को ओबीसी में रखने की सिफारिश की थी या अपनी रिपोर्ट में ये कहा था? तो वो था काका कालेकर आयोग। तो सभी स्त्रियों को ओबीसी में रखा जाए और सरकारी नौकरी में इन्हें आरक्षण दिया जाए। लेकिन इसमें भी श्रेणी थी अलग अलग। प्रथम श्रेणी में 25% आरक्षण, प्रथम श्रेणी को, तृतीय श्रेणी को 33% आरक्षण और तृतीय श्रेणी को 40% आरक्षण। इस प्रकार से ये सरकारी नौकरी में जो ओबीसी वर्ग में हम जिन्हें शामिल करेंगे, इन महिलाओं को शामिल करेंगे, तो उन्हें सरकारी नौकरियों में इस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा। तो ये तो थी काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट, लेकिन ये लागू नहीं हो पाई, लागू नहीं की गई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इसे लागू नहीं किया गया काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो समय बीत गया और फिर सरकार आती है जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी की अभी सरकार है। और अगर हम अभी बात करें प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया? मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री थे। तो इसी समय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इस समय एक आयोग का गठन किया गया, मंडल आयोग, जो कि पिछड़ा वर्ग संबंधित दूसरा आयोग था। मंडल आयोग का गठन किया गया 1979 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। बीपी मंडल क्या थे इसके अध्यक्ष, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बीपी मंडल, ये है यहाँ पे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनका पूरा नाम क्या है?
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया और इसे भी वही काम दिया गया। उद्देश्य क्या था? सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना, यानी किस वर्ग को हम, किन लोगों को हम पिछड़े वर्ग में डालें, किन वर्गों को हम बैकवर्ड क्लास में डालें, तो इसकी पहचान करना। जैसे देखो, उसका काम काका कालेकर आयोग का काम वही था, और काका कालेकर आयोग ने कहा कि हम महिलाओं को डालेंगे पिछड़े वर्ग में, लेकिन वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। जो आयोग ने वो सिफारिश की थी उसे लागू नहीं किया गया। अब मंडल आयोग का यहाँ पे गठन किया गया। मंडल आयोग का भी काम था कि सामाजिक या शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी हमने पहचान करनी है और उन्हें रखना है बैकवर्ड क्लासेस में। फिर यहाँ पे मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत कब की थी? 1980 में। 1979 में इसका गठन किया गया और 1980 में रिपोर्ट पेश की। क्या थी इस रिपोर्ट में? तो ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन ओबीसी कौन होंगे? तो हम जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग निर्धारित करेंगे। तो अब जो पिछड़ा वर्ग निर्धारित किया जाएगा वो जाति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और इसे कहा जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी कहा जाएगा। तो एक तो ओबीसी का प्रावधान दिया मंडल आयोग ने, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रावधान दिया। जाति के आधार पर हम ओबीसी घोषित करेंगे और ओबीसी को हम सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये सिफारिश किसने की थी? मंडल आयोग ने सिफारिश की थी। लेकिन उसके बाद पुनः यहाँ पे जनता जो पार्टी की सरकार थी, जब अगले इलेक्शन होते हैं तो वहां पे फिर कांग्रेस की सरकार आती है और फिर काफी समय तक ये मामला लंबित रहता है। ये देखो, ये रिपोर्ट 1980 में सौंपी थी, लेकिन पुनः यहाँ पे 7 अगस्त 1990 में प्रधानमंत्री थे उस समय वीपी सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? वीपी सिंह थे। और इन्होंने संसद में मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की घोषणा की। तो संसद में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा कब की गई? 1990 में। किसके द्वारा? किस प्रधानमंत्री द्वारा? तो वीपी सिंह के द्वारा, प्रधानमंत्री वीपी सिंह के द्वारा। तो अब यहाँ पे मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की जा चुकी है। यानी मंडल आयोग में जो रिपोर्ट जो सौंपी है कि ओबीसी को हम जाति के आधार पर ओबीसी वर्ग बनाएंगे, यानी पिछड़े वर्ग की पहचान करेंगे। जाति के आधार पर हम पिछड़े वर्ग में लोगों को शामिल करेंगे और उन्हें नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे मंडल आयोग की जो ये सिफारिश थी इसे लागू करने की बात की गई, तो फिर बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। वो होता ही है दोस्तों कि अगर कोई भी लागू होती है, कोई भी रिपोर्ट लागू होती है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध भी होता है। और इसमें एक केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा साहनी केस बनाम भारत संघ वाद से कहा जाता है, 1992। तो इंदिरा साहनी का जो मत था, इसका मत था कि आरक्षण के विस्तार ने अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन किया है। यानी हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है कि अवसर की समानता देनी चाहिए सबको। कई जगह हमने पढ़ा है भारतीय संविधान में। तो एक तो ये उल्लंघन कर रहे हैं अगर सरकार आरक्षण में विस्तार कर रही है, क्योंकि 27% आरक्षण और बढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा। 27% आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी को। तो यानी ओबीसी वर्ग के लिए 27% जो आरक्षण लाया जा रहा है, 27% आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं अवसर की समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन कर रहा है। ये कहा है किसने? इंदिरा साहनी ने। इंदिरा साहनी केस में ये तर्क दिए गए। दूसरा इसमें कहा गया कि जाति पिछड़ेपन का विश्वसनीय संकेतक नहीं है, यानी कौन जाति पिछड़ी जाति है इसका कोई संकेतक नहीं है। और तीसरा इसमें था कि सार्वजनिक संस्थाओं की कार्य क्षमता खतरे में है। अगर 27% आरक्षण के बेस पर अगर सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरियां दी जाएगी, तो फिर ये कहीं ना कहीं सार्वजनिक संस्थाओं की कार्य क्षमता खतरे में है, क्योंकि फिर आप कार्य क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि आरक्षण के आधार पर वहां पे लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो ये तो इंदिरा साहनी का तर्क था। लेकिन फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना तर्क सुनाया, अपना निर्णय सुनाया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था, ये महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी के लिए जो केंद्र सरकार का 27% आरक्षण जो केंद्र सरकार ने यह प्रावधान लाया है, तो इसे लागू किया जाएगा, यानी ये लागू रहेगा। तो ये तो यहां से सरकार को बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई। दूसरा कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक रहेगी, यानी जो आरक्षण रहेगा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। कुल जो आरक्षण है, ठीक है, यानी 100 में से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। अगर आप आरक्षण, क्योंकि देखो वैसे तो उस प्रकार से
ओबीसी के लिए 30 या 35% आरक्षण लाया जा सकता है, लेकिन ये फिर टोटल अगर आरक्षण की बात करें तो ये 50% से ज्यादा जा रहा है। लेकिन इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% तक रहेगी। और एक नया शब्द यहाँ पे, एक नई अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने दी इस केस के संबंध में, क्रीमी लेयर की अवधारणा। तो क्रीमी लेयर क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पे कि ओबीसी जो वर्ग है उसमें भी हम एक वर्ग को रखेंगे क्रीमी लेयर में। जैसे देखो, अगर हम क्रीम की बात करें तो क्रीम ऊपर ऊपर रहती है, यानी जो बिल्कुल ऊपर ऊपर की जो मलाई रहती है। तो जो मलाईदार लोग हैं, यानी जो जिन जातियों को हम ओबीसी में शामिल करेंगे, तो उन जातियों में से जो मलाईदार लोग हैं, जो क्रीमी लेयर लोग हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब मलाईदार कौन होते हैं? मलाईदार जो ऊपर ऊपर के लोग होते हैं। यानी फिर इसकी भी एक क्या की गई, इसकी भी एक सीमा तय की गई और इसे लगातार बदला गया। अगर हम अभी वर्तमान में बात करें तो जिन लोगों की वार्षिक आय कितनी है? 8 लाख, 8 लाख है, 8 लाख से अधिक। जिन लोगों की वार्षिक आय यानी एक साल की जो आय है वो 8 लाख से अधिक है, उन्हें क्रीमी लेयर में शामिल किया गया और इन्हें फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इन्हें ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा, इन्हें 27% आरक्षण नहीं मिलेगा। तो वार्षिक आय जिनकी 8 लाख से अधिक है, चाहे वो इस जाति में आते हैं, ओबीसी जाति में आते भी हैं, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये मत दिया फिर सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कह दिया कि इस आरक्षण को लागू करना चाहिए। और ये सारे मत किसके द्वारा दिए गए? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए 1992 में। तो यहां तक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। अब देखो, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि ओबीसी को केंद्र सरकार ने जो 27% आरक्षण लागू किया वो वैध है, उसे लागू करना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उस आयोग उसके लिए एक अधिनियम लाया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 लाया गया, इसे पारित किया गया और इसी आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को पारित करके। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे एक संविधान संशोधन किया गया। अब यहाँ पे समझना है आपको, 123वां संशोधन विधेयक लाया गया। 123वां संशोधन विधेयक लाया गया 2017 में, और इस विधेयक के माध्यम से संविधान में एक संशोधन किया गया और यह संविधान का 102वां संविधान संशोधन था। 102वां संविधान संशोधन किया गया भारतीय संविधान में। और इस 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से, संविधान संशोधन 102 2018 के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 में एक खंड जोड़ा गया, जिसे कहा गया अनुच्छेद 338 का खंड खा। तो ये किसके माध्यम से जोड़ा गया है? 102वां संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से। तो यहाँ पे अनुच्छेद 338 के खंड खा में, अनुच्छेद 338 में खंड जोड़ा गया जिसका नाम है अनुच्छेद 338 का खंड खा, और इसमें शामिल किया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। तो इस प्रकार से 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी गई, ठीक है। 123वां संशोधन विधेयक था और इस विधेयक को लाए, इसे विधेयक पारित किया गया और फिर संविधान में एक संशोधन किया गया जिसे कहा गया 102वां संविधान संशोधन 2018। तो यहाँ पे अब ओबीसी जो आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, इसे संवैधानिक मान्यता दी गई। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 इसमें सदस्य होते हैं।
तो कुल ये 5 सदस्य आयोग है, इसमें भी 5 सदस्य होते हैं और इन सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो ओबीसी आयोग का यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ये कौन होता है? ये होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या वर्तमान जज। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या वर्तमान जज इस आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जबकि उपाध्यक्ष जो ये 4 अन्य है, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, इसमें एक समाज जो वैज्ञानिक व्यक्ति यानी सामाजिक व्यक्ति वो शामिल होता है। एक दो जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं ओबीसी से संबंधित मामलों में जो विशेष ज्ञान रखते हैं, और एक इसमें भारत सरकार में सचिव के पद पर जो कार्यरत अथवा सचिव पद से जो सेवानिवृत्त व्यक्ति है वो इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। कार्यकाल और सेवा शर्तें ये कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और कार्य क्या होता है? पिछले वर्ग के हितों की सुरक्षा करना। तो इस प्रकार से यहाँ पे आज मैंने आपको भाग 16 में जो भी संवैधानिक प्रावधान थे और जो भी आयोग थे, इसमें हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के बारे में भी डिटेल्स में अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।